हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में निर्णय त्रिड़ी, कंटेंट ऑफ जजमेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में डिस्कशन किया था, जजमेंट के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बताएंगे जो आपके प्री पेपर और मेंस पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी प्लीडर की। अब देखिए सरकारी प्लीडर क्या होता है। धारा 2 की उपधारा 7 के अनुसार सरकारी प्लीडर के अंतर्गत कोई ऐसा अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर द्वारा कृत्यों का या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, या वह व्यक्ति जो सरकारी प्लीडरों के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। सरकारी प्लीडरों के निर्देशों के अधीन कार्य करता है, वो भी सरकारी प्लीडर होता है। और दूसरा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया या मतलब नियुक्त किया गया, उसको भी सरकारी प्लीडर बोलते हैं। अब आते हैं प्लीडर की। सरकारी गवर्नमेंट प्लीडर अलग है, प्लीडर अलग है। धारा 2 की उपधारा 15 सरकारी प्लीडर किस में था? धारा 2 की उपधारा 7 में। प्लीडर किस में है? धारा 2 की उपधारा 15 के अनुसार प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपीयर होने या अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है, और उसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है। तो प्लीडर का मतलब वकील, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय का अटॉर्नी भी आता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपीयर होने पर, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, अपीयर होने पर अभिवचन करने का हकदार है, सूट फाइल करने का अधिकार है। अब बात करते हैं मेंस प्रॉफिट, अंतःकालीन लाभ क्या होता है। तो अंतःकालीन लाभ की डिफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 की उपधारा 12 के अंतर्गत दिया गया। इसके अनुसार संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभ पर ब्याज सहित व लाभ अभिप्रेत है जो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे वस्तुतः प्राप्त हुआ हो, जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण लाभ उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अंतःकालीन लाभ का मतलब क्या हुआ? जब किसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसके वस्तुतः प्राप्त हुआ, जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई अभिवृद्धियों के कारण उसके लाभ उसके अंतर्गत नहीं आते। इसे अंतःकालीन लाभ या मेंस प्रॉफिट बोला जाता है। अब जैसे अंतःकालीन लाभ को एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, किसी भूमि का पट्टा की अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टाधारी द्वारा कब्जा बनाए रखने पर, जिसे पट्टे पर रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते, पट्टाधारी अनधिकृत रूप से कब्जा बनाए रखने के कारण दोषपूर्ण कब्जाधारी होगा तथा ऐसे दोषपूर्ण कब्जे के लिए वह अंतःकालीन लाभ के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए, अब अंतःकालीन लाभ क्या होगा? सपोज करिए कि आपने अपनी भूमि किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दी, ठीक। अब जब तक उसकी समय सीमा थी उसने उससे लाभ कमाया। दूसरी बात, अब वो पट्टाधारी जिसको आपने पट्टा किया था, जिस पर रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते, लेकिन पट्टाधारी अनाधिकृत रूप से मतलब जबरदस्ती उस भूमि पर कब्जा बनाए रखता है, तो वो दोषपूर्ण कब्जाधारी होगा, और उसके लिए उस भूमि से अर्जित जो भी चीजें हैं वो उसकी अंतःकालीन लाभ होगा, मतलब मेंस प्रॉफिट होगा। वह जहां भी पट्टे की अवधि के समाप्ति के बाद पट्टाधारी के विरुद्ध बेदखली की डिग्री पारित हो गई है, पट्टाधारी ने ऐसी डिग्री को स्थगित करने के लिए अपील किया है, पट्टाधारी बाजार दर से अंतःकालीन लाभ के लिए दायी होगा, ना कि संविदा की दर पर। जो उसका लाभ है उसके ऊपर दायी होगा, संविदा की दर पर। बंधक संपत्ति के संबंध में बंधकदार के पक्ष के बंधक पुनरुरोध की डिग्री पारित होने के पश्चात बंधककर्ता द्वारा संपत्ति को कब्जा बनाए रखने पर बंधककर्ता अंतःकालीन लाभ के लिए उत्तरदायी होगा। एक डिग्री द्वारा दोषपूर्ण कब्जे में होने की घोषणा के पश्चात दोषपूर्ण कब्जाधारी कब्जा बनाए रखने पर डिग्री तिथि से अंतःकालीन लाभ या ऐसा कब्जाधारी उत्तरदायी होगा, ठीक। अब अंतःकालीन लाभ के आधार क्या है? सदोष कब्जाधारी अपने सदोष कार्य से लाभान्वित न हो। जो वास्तविक कब्जाधारी है वो उस लाभ से
लाभान्वित ना हो रहा हो। वास्तविक स्वामी को सदोषपूर्ण कब्जे की पूर्व स्थिति स्थापित करना। वास्तविक स्वामी यदि कब्जे में रहता तो संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करता, ये सब इसके आधार है। ठीक, अब आता है अंतःकालीन लाभ के निर्धारण का मानदंड। तो निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसके लाभ पर किया जाएगा, ना कि संविदा पर किया जाएगा। ठीक, अंतःकालीन लाभ से अभिप्राय शुद्ध लाभ से है। जैसे रेंट की वसूली में आवश्यक खर्च जो 10% की सीमा तक हो सकता है, फसल की बुआई और कटाई के खर्च, संपत्ति के संरक्षण हेतु सार्वजनिक प्रभार में पब्लिक चार्ज के रूप में व्यय जैसे सरकारी लगान, ये अंतःकालीन अभिप्राय शुद्ध लाभ से। अंतःकालीन लाभ पर ब्याज, ब्याज अंतःकालीन लाभ का एक अभिन्न अंग है, अतः अंतःकालीन लाभ के निर्धारण में ये सम्मिलित किया जाना चाहिए कि ब्याज की दर न्यायालय के विवेक पर स्थित है। अब देखिए, अंतःकालीन लाभ मतलब जो व्यक्ति जिसको पट्टा दिया गया था वो उस जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके उससे लाभ कमा रहा, उसको अंतःकालीन लाभ कहते हैं। और अंतःकालीन लाभ पर जो ब्याज होता है वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि इस संदर्भ में ना ही कोई संविदात्मक दर निश्चित होती है और ना ही किसी विधि द्वारा निर्धारित की गई है, क्योंकि उस ब्याज को ना किसी विधि के अनुसार निश्चित किया गया है और ना ही किसी संविदा के द्वारा निश्चित किया गया है। ठीक, अब आता है न्यायालय की अधीनस्थता। तो इस संहिता के प्रयोजन में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय अधीनस्थ है। जिला न्यायालय में अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। दिवाली न्यायालयों की अधीनस्थता, यह धारा 3 के प्रयोजन के लिए दीवानी न्यायालयों की अधीनस्थता के संबंधी प्रावधान को जानने से पहले ये उचित होगा कि हम जान लें भारतवर्ष में न्यायालयों का अधिक्रम क्या है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय भारत में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय है तथा इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे भारतवर्ष में है। ठीक, कुछ मामलों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय एक अपीली न्यायालय है। कुछ मामलों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय एक अपीली न्यायालय है। दीवानी मामलों में अपील संविधान के अनुच्छेद 132 से 133 के अधीन उच्चतम न्यायालय को की जा सकती है। फिर आता है उच्च न्यायालय। प्रत्येक स्टेट में एक उच्च न्यायालय है जिसकी अधिकारिता पर राज्य क्षेत्र पर होती है जिसमें वह स्थित है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जिसकी अधिकारिता दोनों राज्य के क्षेत्र पर है। उच्च न्यायालय को भी समानता अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है, परंतु प्रेसिडेंसी नगरों में स्थित उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। जैसे कैसे, एक इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, हमको पता है, लखनऊ में भी हाई कोर्ट है। ठीक, फिर आता है जिला न्यायालय। समानता, प्रत्येक जिला में एक जिला न्यायालय होता है जिसका पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है। उस क्षेत्रीय अधिकारिता पूरी जिले पर होती है। उसे न्यायालय को प्रारंभिक और अपीली दोनों प्रकार की क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिला न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के दीवानी न्यायालय होते हैं। उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय के अंतर्गत सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जूनियर डिवीजन आते हैं। ठीक, फिर आता है लघुवाद न्यायालय। दीवानी के छोटे छोटे मामलों में निर्णय हेतु लघुवाद न्यायालय होते हैं तथा उनका क्षेत्राधिकार प्रारंभिक होता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। ये हमारा धारा 2 की डिफिनेशन क्लास खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम धारा 3 से बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करूंगा कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को पूरा देखे, तभी उसको समझ में आएगा, आधा अधूरा ना छोड़े। बाकी इच्छा आपकी, आप वीडियो अगर नहीं देखना है पूरा तो आप स्टार्ट ही मत करिए, मैं तो यही कहूँगा। देखना है तो पूरा देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं बुक से, बेयर से और एग्जाम्पल के द्वारा आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।